Hello guys, I am Priyanka Gupta and you are watching my channel Commerce Solution Hub. लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज मैं लेकर आई हूँ उसका थर्ड पार्ट जिसमें कि हम रिमेनिंग बेसिक टर्म्स को क्लियर करेंगे। आई होप आप सबको लास्ट वीडियो के बेसिक टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। लेट्स स्टार्ट अदर रिमेनिंग टर्म्स। फर्स्ट वन इज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स क्या होता है? ट्रेड मीन्स होता है बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें, परचेजिंग एंड सेलिंग, एंड रिसीवेबल्स मीन्स होता है वो अमाउंट जो हमें फ्यूचर में रिसीव होगी। तो जैसे हमें पता है जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो गुड कैश में भी सोल्ड करते हैं और क्रेडिट में भी करते हैं। जब हम गुड क्रेडिट में सोल्ड करते हैं तो उसकी अमाउंट हैंड टू हैंड तो नहीं मिलती, वो कब मिलती है? हमें फ्यूचर में मिलती है। तो किसी भी गुड को सोल्ड करने के बदले में या किसी भी सर्विसेज के बदले में जो अमाउंट हमें फ्यूचर में रिसीव होती है उसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ये जो क्रेडिट सेल की जाती है ये टू टाइप से की जाती है, तो हम ट्रेड रिसीवेबल्स को टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हम इंक्लूड करते हैं डेटर्स को और सेकेंड को इंक्लूड करते हैं इसमें बिल्स रिसीवेबल। अब डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल में डिफरेंस क्या होता है? दोनों ही क्रेडिट सेल के लिए यूज किए जाते हैं। डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको कि हम क्रेडिट सेल करते हैं। तो कोई भी पर्सन या एंटरप्राइज जिनको क्रेडिट सेल की गई है अनसर्टेन पीरियड के लिए, यानी वो कभी भी हमें पैसे आके दे सकते हैं, वो 1 मंथ में भी दे सकते हैं, वो 10 डेज में भी दे सकते हैं, वो 3 मंथ्स में भी दे सकते हैं। तो जब एक सर्टेन टाइम पीरियड नहीं होता और किसी भी पर्सन को क्रेडिट सेल की जाती है तो वो पर्सन हमारे कहलाते हैं क्या? डेटर्स। सेकेंड, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मीन्स क्या होता है? जब गुड का एक्सचेंज बिल के थ्रू होता है, यानी एक बिल होता है जिसमें सेलर क्या करता है, एक बिल लिखता है और उसे परचेजर से एक्सेप्ट करवाकर अपने पास रख लेता है। अब बिल में हमेशा परचेजर का नेम भी होता है, एक स्पेसिफाइड डेट होती है कि वो हमें कब आकर पेमेंट करेगा। तो अगर किसी ने बोल दिया कि 4 मार्च पेमेंट डेट है तो इट मीन्स उसको 4 मार्च में ही पेमेंट करना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये तो विदाउट बिल ऐसे ही किसी को सेल कर दिया जाता है, सामने वाला पर्सन कभी भी आकर हमको पेमेंट कर देता है, तो वो होते हैं सिंपल डेटर्स। और अगर हमने गुड सोल्ड करके एक बिल परचेजर से एक्सेप्ट करवा के साइन करवा के अपने पास रख लिया, एक फिक्स कर दी डेट पेमेंट रिसीव करने की, तो वो कहलाता है बिल्स रिसीवेबल, यानी उस बिल के थ्रू भी पैसा मिलेगा। रिसीवेबल मीन्स होता है वो अमाउंट जो फ्यूचर में मिलेगी, अभी नहीं मिली, उसको रिसीवेबल बोलते हैं। अब अमाउंट किसके थ्रू मिलेगी? बिल के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा? बिल्स रिसीवेबल। यानी जब क्रेडिट सेल किया और उसके बदले में बिल को अपने पास रख लिया, एक फिक्स डेट हमने रख दी पेमेंट रिसीव करने की, तो वो सेल क्या कहलाएगी? क्रेडिट सेल बिल रिसीवेबल कहलाएगी। नेक्स्ट होता है ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स का मीनिंग क्या होता है? पेबल मीन्स होता है वो अमाउंट जो हम फ्यूचर में पेड करेंगे। ट्रेड मीन्स परचेजिंग के थ्रू, यानी किसी भी गुड को परचेज करने के बदले में जब हम अमाउंट फ्यूचर में पेड करते हैं तो वो कहलाती हैं ट्रेड पेबल्स। सेल की तरह इसके भी 2 पार्ट होते हैं, यानी ट्रेड पेबल्स में हम 2 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। एक होते हैं हमारे क्रेडिटर्स और दूसरे होते हैं हमारे बिल्स पेबल्स। सेम कंडीशन, क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने अनसर्टेन पीरियड के लिए क्रेडिट गुड परचेज किया है, यानी अगर हम पे 10 डेज के बाद पैसे होते हैं तो हम 10 डेज के बाद पेमेंट कर सकते हैं, हम आफ्टर 1 मंथ कर सकते हैं, आफ्टर 3 मंथ्स कर सकते हैं, कोई भी फिक्स डेट इसमें नहीं इंक्लूड होती। नेक्स्ट है बिल्स पेबल, यानी जैसे हमने क्रेडिट सेल के बदले में परचेजर से बिल लिखवा कर रख लिया था, एक डेट बोल दी थी कि कब पेमेंट करना है, सेम ऐसे ही सप्लायर जब हमें क्रेडिट गुड परचेज करते हैं तो हमने एक बिल एक्सेप्ट करके सप्लायर को दे दिया कि हम किस फिक्स डेट पर आकर पेमेंट करेंगे। तो किसी भी गुड के बदले में, परचेज करने के बदले में जब बिल का एक्सचेंज हो जाता है, एक स्पेसिफाइड डेट हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बिल्स पेबल्स। दोनों में ही क्रेडिट परचेज होती है, बट डिफरेंस इतना सा है कि क्रेडिटर्स जो होते हैं इसके लिए कोई फिक्स डेट नहीं होती, जबकि बिल्स पेबल्स में क्या होता है? एक फिक्स डेट होती है।
क्रेडिटर से कोई बिल नहीं लिखवा के रखा जाता, जबकि बीपी में क्या करा जाता है, बिल्स पेबल में एक बिल होता है जिसपे कि परचेजर के साइन और नियम होता है कि वो किस डेट पर आकर पेमेंट करके जाएगा। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट। अब कॉस्ट मीन्स क्या होता है हमारा, किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने में जितनी मनी हमने स्पेंड की वो कहलाती है उसकी कॉस्ट। जैसे कि सपोज कीजिए हम एक पेन बना रहे हैं, तो पेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे वो बनेगा, लेबर को पेमेंट करना पड़ेगा, फैक्ट्री के एक्सपेंस करने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस देने पड़ेंगे, एडवर्टीजमेंट के हो सकते हैं, पैकिंग के हो सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को बनाने में, प्रोड्यूस करने में जितनी टोटल मनी हमारी स्पेंड होती है उसको क्या बोलते हैं, उसकी कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज वाउचर। वाउचर इज द एविडेंस और प्रूफ ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन का जो प्रूफ होता है, जो एविडेंस होता है, उसको बोलते हैं वाउचर। जैसे कि अगर हमने किसी से कोई गुड परचेज किया, अब वो डिफेक्टिव निकल जाता है, हम उसके पास रिटर्न करने के लिए जाते हैं सेलर के पास, तो क्या वो ऐसे ही रिटर्न कर लेता है? क्या मांगता है हमसे? बिल मांगता है कि पहले बिल दिखाओ, मेरी शॉप से सेल भी हुआ था या नहीं हुआ था। तो हमारे पास क्या प्रूफ है कि हमने ये सामान उसी की शॉप से परचेज किया है? वो जो बिल हमें दिया गया था वो उसका प्रूफ था। हम किसी को स्कूल में फीस सबमिट करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलती है, रिसीट मिलती है, जो प्रूफ होता है कि हमने कितनी फीस पेड कर दी। तो जो किसी भी ट्रांजेक्शन के प्रूफ होते हैं, जैसे कि कैश मेमो हो गए, कोई रिसीट हो गई, इनवॉइस हो गए, बिल हो गए, तो वो सब क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे वाउचर। नेक्स्ट हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स क्या होता है, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब भी हम कोई गुड परचेज करने जाते हैं तो सेलर ने हमें बताए 100 रुपये और उसने वो दे दिया हमें 90 में, तो वो जो 100 से 90 10 रुपये जो रिड्यूस हुई, वो 10 रुपये क्या कहलाएगी, डिस्काउंट। यानी जो भी रिडक्शन हो गया गुड में वो डिस्काउंट कंसीडर किया जाता है। डिस्काउंट 2 टाइप की होती है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इसका सिंपल सा हम एग्जांपल ले सकते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है, वो डिस्काउंट जो किसी भी गुड की वैल्यू पर लगाई जाती है, जो सभी कस्टमर्स के लिए होती है, जो स्कीम के थ्रू दी जाती है, वो कहलाती है ट्रेड डिस्काउंट। जैसे कि आपने कई बार गए होंगे शॉप पे, बाटा के शोरूम पे जाइए, वहाँ पे लिखा होता है फ्लैट 20% डिस्काउंट। आप ट्रेंड्स में चले जाइए कहीं मॉल में, आगे ही आपको लिखा हुआ जाएगा 50% फ्लैट डिस्काउंट, 20% फ्लैट डिस्काउंट। वो डिस्काउंट आपके लिए नहीं है, वो हर एक कस्टमर के लिए। कोई भी गुड परचेज करेगा, चाहे वो बार्गेनिंग करे या ना करे, वो सभी के लिए होगी। तो किसी भी गुड की वैल्यू से जो डिस्काउंट सभी कस्टमर्स के लिए अलाउड होती है स्कीम के थ्रू, वो कहलाती है हमारी ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मीन्स क्या होता है, कैश डिस्काउंट कंडीशनल होती है। कंडीशनल मीन्स ये डिपेंड करती है सेलर पे और परचेजर की बार्गेनिंग पावर पर। अगर सेलर डिस्काउंट अलाउ करना चाहे तो करेगा, नहीं करना चाहे तो नहीं करेगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। हम किसी शॉप पर जाते हैं शूज़ परचेज करने के लिए। अब सेलर ने हमें बताए 500 रुपीज़। अब एक पर्सन था राम गया, वो बोला मैं 500 की जगह 400 रुपीज़ ही दूंगा, 400 में देनी है तो दो। सेलर ने उसको 400 में दे दी। एक दूसरा पर्सन गया श्याम, उसने 500 रुपीज़ निकाले, सेलर को पूरे दे दिए। एक थर्ड पर्सन जाता है मोहन, वो कहता है मैं तो इसके 350 रुपीज़ ही दूंगा, 500 की चीज़ के इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। बहुत देर बार्गेनिंग हुई, एट लास्ट सेलर रेडी हो गया उसको 350 में देने के लिए। तो वही एक शूज़ थे 500 के, लेकिन एक कस्टमर ने उसको 350 में लिया, एक ने 400 में लिया और तीसरा उसके पूरे 500 रुपीज़ दे पाया। देकर आ गया। अब चीज़ तो वही है, तो डिपेंड किस पे करेगा, बार्गेनिंग पावर पर। यानी कि अगर सेलर चाहे तो वो क्या कर सकता है, पेमेंट करते टाइम परचेजर को डिस्काउंट कर सकता है। और ये सभी के लिए नहीं होती, ये कंडीशनल होती है, इसलिए जनरल एंट्री बनाते टाइम किसी को शो किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी जनरल एंट्रीज में शो नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सभी के लिए है, स्कीम के थ्रू हो गई। नेक्स्ट होता है रिबेट। रिबेट मीन्स भी छूटी होती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, कोई डिफेक्टिव गुड निकल जाने की वजह से, सप्लाई एक्सेस हो जाने की वजह से अगर सेलर क्या करता है, अपने गुड के प्राइस कम कर देता है, ठीक है,
या कोई हमें टाइम से पहले आकर पेमेंट कर जाए और उसके बदले में हम उसकी कुछ मनी कम कर दें। जैसे कि कई बार होता है ना, सेलर कहते हैं कि अगर आज के आज पेमेंट कर दोगे पूरा तब तो डिस्काउंट मिलेगी, अदरवाइज बाद में करने आओगे तब नहीं मिलेगी, तो वो कहलाती है रिबेट। यानी इसमें क्या होता है, सेलर अपने एक्सेस सप्लाई की वजह से कर सकता है, डिफेक्टिव गुड होने की वजह से कर सकता है, या अर्ली पेमेंट करने की वजह से भी दे सकता है। नेक्स्ट वन इज बैड डेट्स। बैड डेट्स मीन्स क्या होता है, बुरे लोन, यानी वो पैसा जो हमारा डूब गया, जो कभी भी रिकवर नहीं हो सकता, उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। जब हम बिजनेस करते हैं तो कैश सेल भी करते हैं और क्रेडिट सेल भी करते हैं। अब क्या ये ज़रूरी है कि जितने लोगों को क्रेडिट सेल हमने की है वो सारे के सारे आकर हमारा पैसा दे जाए? रियल लाइफ में ये तो पॉसिबल नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारा पैसा मारकर भाग जाते हैं, तो वो पैसा डूब गया, कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। तो वो मनी जो कि हमारी कभी भी रिकवर्ड नहीं होती, डूब गई, उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। नेक्स्ट वन इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मीन्स क्या होता है, बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। यानी बैलेंस शीट हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बताती है कि हम पे कितनी एसेट है और कितनी लायबिलिटीज़ है, जिससे किसी की भी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट बुक वैल्यू। अब कोई भी एसेट अगर हम परचेज करते हैं तो एक होती है बुक वैल्यू और एक होती है मार्केट वैल्यू। तो जिस वैल्यू पर किसी एसेट को बुक में रिकॉर्ड किया जाता है वो कहलाती है बुक वैल्यू, और मार्केट में जो उसके रेट चल रहे होते हैं वो होती है मार्केट वैल्यू। जैसे सपोज कीजिए हमने एक लैंड परचेज की, उस लैंड के जो रेट थे वो थे 1 लाख, हमने 1 लाख की परचेज कर ली, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या लिखेंगे 1 लाख, तो जो बुक में वैल्यू लिखी हुई है एसेट की वो होगी 1 लाख। हो सकता है कि 1 वीक के बाद ही लैंड के रेट ज़्यादा हो जाए, यानी जो 1 लाख की थी वो 1,50,000 की हो जाए, तो वो कहलाएगा उसका क्या, मार्केट प्राइस। जो वैल्यू बुक में रिकॉर्ड की जाती है वो कहलाती है हमारी बुक वैल्यू। नेक्स्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी वो बुक्स जिनमें बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है वो कहलाती हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट है क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स क्या होता है हमारा, ट्रेडिशनली अगर बात करें तो कोई भी लेजर बनाते हैं, कोई भी अकाउंट बनाते हैं, उसकी 2 साइड होती हैं, तो जो उसकी राइट साइड होती है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट, और जो उसकी लेफ्ट साइड होती है उसको हम बोलते हैं डेबिट। जब भी कोई अकाउंट बनाया जाता है हमेशा 2 साइड होती हैं, तो स्टेटमेंट की लेफ्ट साइड डेबिट होती है और राइट साइड क्या होती है हमारी क्रेडिट। नेक्स्ट टर्म इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूजेस एंड ऑब्सोलेंस। किसी भी फिक्स एसेट को यूज़ करने से जो उसकी वैल्यू कम हो जाती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आपने एक स्कूटी परचेज की, अब उस स्कूटी को यूज़ कर रहे हैं कि 2 ईयर के बाद आप उस स्कूटी को सेल करने जाएं, क्या वो उतने में सेल हो जाएगी जितने में आपने परचेज की है? नो, कम रेट हो जाएंगे। और 10 ईयर के बाद सेल करने जाओ और यूज़ करी हमने उसको खूब, अब उतने में चली जाएगी जितने में पहले जा रही थी? नो, उतने में नहीं जाएगी और कम रेट हो जाएंगे। रीज़न क्या है, जब भी किसी फिक्स एसेट को हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी तो कुछ पार्ट्स लगे हुए हैं, उसके ब्रेक हैं, उसके टायर हैं, उसका इंजन है। तो जैसे हमारी लाइफ होती है ऐसे हर फिक्स एसेट की, हर पार्ट की एक लाइफ होती है, और जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते जाते हैं उसकी लाइफ क्या होती है, कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू क्या होती है, फॉल हो जाती है। तो अकाउंट की लैंग्वेज में जब किसी फिक्स एसेट को यूज़ करने से उसकी वैल्यू फॉल हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट टर्म इज एंटिटी। एंटिटी मीन्स क्या होता है, कोई भी इकोनॉमिक यूनिट जो भी किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, चाहे वो बिजनेस एंटरप्राइज हो या नॉन बिजनेस एंटरप्राइज हो, उसको हम एंटिटी कहते हैं। बस मेन कंडीशन क्या है कि वो किसी भी इकोनॉमिक मीन्स मनी से रिलेटेड किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होनी चाहिए, कि कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो कोई ना कोई अर्निंग का काम तो कर रहा है,
तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एंटिटी। किसी भी इकोनॉमिक यूनिट को, चाहे वो बिजनेस एंटरप्राइज हो या नॉन बिजनेस एंटरप्राइज हो, सभी को हम एंटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज एंट्री। एंट्री मीन्स होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, यानी जब किसी ट्रांजेक्शन को बुक में रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एंट्री करना। नेक्स्ट इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट a person who is unable to pay his debt is called insolvent। सिंपल हिंदी में इसको बोलते हैं दिवालिया। ये वर्ड आपने सुना होगा। जब किसी भी पर्सन पे इतने ज़्यादा लोन हो जाए कि वो उसका किसी भी कंडीशन में पेमेंट नहीं कर पाए, तो वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है, और कोई और नहीं करता, वो खुद कोर्ट में पिटीशन फाइल करता है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, और उसके बाद जो कोर्ट होती है उसकी सारी प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में ले लेती है और उसके क्रेडिटर्स का पेमेंट भी कोर्ट करती है, यानी उसके क्रेडिटर का उससे कोई रिलेशन नहीं रह जाता। तो ऐसा कोई व्यक्ति कब करेगा, जब उस किसी भी कंडीशन में अपने लोन का पेमेंट ना कर पाए। तो जो पर्सन अपने लोन को पेड करने में इनकैपेबल हो जाता है उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज द अपोजिट पर्सन। अ पर्सन हु इज एबल टू पे हिज डेट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, यानी जो इजीली अपने डेट का पेमेंट कर सकता हो उसको सॉल्वेंट कहते हैं। मनी बोरो की है बट इजीली हम उसका पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर ऑफ द बिजनेस, यानी वो पर्सन जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जो बिजनेस का ऑनर है, जो सारे रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज को बियर करता है, जिसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, वो होता है हमारा प्रोप्राइटर, यानी सिंपल लैंग्वेज में ऑनर ऑफ द बिजनेस। लास्ट वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। ये हमारी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बनाने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें 3 अकाउंट्स होते हैं। इसमें एक होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड होता है P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें डायरेक्ट इनकम और प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं जिससे कि ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है। P&L अकाउंट में इनडायरेक्ट इनकम्स एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं जिससे कि हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आता है। और बैलेंस शीट में आती हैं हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती हैं। आई होप आप लोगों को ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर लेकर जल्दी ही आते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।